तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेजू आइलैंड आर्क शुरू हो गई थी। कोरिया और जापान के अंडर जेजू आइलैंड को क्लियर करने वाले हैं और इसी के साथ जिन्वू का मिशन भी पूरा हो जाता है। डीमन कैसल को क्लियर कर देता है वो, और उसे वो मिल जाता है जिस सब के लिए वो ये सब कर रहा था, होली वाटर ऑफ लाइफ। और वो अब अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर पाएगा। जिन्वू अब उस ड्रैगन काइसल को भी अपने आर्मी में ले लेता है और सोचता है कि इसका क्या नाम था बे। उसे इसका नाम ही याद नहीं आता। इसका नाम वैसे वाइवन काइसलिन था, पर जिन्वू उसका नाम सिर्फ काइसल ही रख देता है। खैर, जिन्वू को अब रिवॉर्ड्स के तौर पर कुछ एबिलिटीज मिलती है। शैडो एक्सचेंज, इससे वो अपने शैडो के साथ खुद की लोकेशन एक्सचेंज कर सकता है। मतलब जिन्वू के अगर कोई भी शैडो कोई भी जगह पे रहेगी तो वो खुद को उस शैडो के साथ लोकेशन चेंज कर सकता है। आई थिंक यू गॉट दैट। ठीक है, ऐसे लोग जिन्वू को इनवाइट करते हैं कि चलो फिर हवेली पे पार्टी सार्टी करते हैं, पर जिन्वू उसे मना कर देता है क्योंकि वो काफी जल्दी में होता है। उसे अपनी माँ को ठीक करना है इसलिए। इसके बाद जिन्वू अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज करके बाहर चला जाता है। याद है ना, उसने अपनी कुछ शैडोस अपने मोहल्ले के बाहर छोड़ी थी, उसकी मदद से वो चला जाता है। वो फिर ड्रैगन काइसल को निकाल के निकल जाता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो और जिनचुल पे आते हैं, जो जेजू आइलैंड के रिलेटेड कुछ बात करते हैं। हम यूनू को भी देखते हैं, जो एक एस रैंक हंटर मिन ब्योंग के साथ है। ये हंटर अभी रिटायर हो गया। यूनू मिंग को भी जेजू आइलैंड के रेड पे पार्टिसिपेट करने बोलता है, पर मिंग उसे कहता है ना भाई, हम तो रिटायर हो गए ले, मैं नहीं आ रहा अब कहीं। और पता नहीं ये हंटर को छोड़ के इसे अब टीचर बनने में लगी है। खून खराबे से नफरत है बोलते हैं। वापस जिन्वू पे आता है, जो अपनी माँ से मिलता है और उसे होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है। पहले तो कुछ देर के लिए कुछ ऐसा असर नहीं पड़ता है और जिन्वू सोचता है कि ये काम क्यों नहीं किया। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि वो बस अब तक ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा था और कब तक उसे ऐसा रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी माँ अपनी जगह से उठती है और बोलती है, बेटा क्या ये तुम हो? मुझे कितना समय हुआ यहाँ सोते हुए? जिन्वू बोलता है, पूरे 4 साल निकल गए अब तक ऐसे। जिन्वू की माँ पूछते है कि जीना कैसी है, वो सब ठीक कर रही है ना? जिन्वू बोलता है हाँ। जिन्वू की माँ उसे कहते है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा रखा। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीती होगी, इतने साल से तुम अकेले हो। और जिन्वू भी ऐसे उनके भाई रो ही देता है वहां पे। खैर, अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पे आते हैं। उन्हें सब पता चल जाता है और वो शौक होते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इटर्नल स्लीप की बीमारी से कोई बाहर आ पाया है। एक डॉक्टर बोलता है कि उस पेशेंट का गार्डियन अपनी माँ को वापस घर ले जाना चाहता है। ये डॉक्टर बोलता है पेशेंट सही सलामत है तो रिलीज कर दे उसे। इसके बाद जिन्वू की माँ से मिलने उसकी बहन भी आती है। जिन्वू सोचता है, यार मैंने अब तक जो किया उसका फल मुझे मिल रहा है। इसके बाद फिर गो न्यूज में भी अनाउंस कर देते हैं जेजू आइलैंड के बारे में, और जिन्वू अब वापस आ गया है तो वो उसे भी मिलने बुलाता है। इसके बाद जिन्वू की माँ भी घर आती है और वो ये फोटो देख के जिन्वू को पूछती है क्या उसका कांटेक्ट उसके डैड से हुआ। जिन्वू ना बोलता है। जिन्वू की माँ बोलते है कि उसका बाप भी पहले एक फायर फाइटर था और फिर एक हंटर बना और लोगों की मदद करता था, और उसे खुशी है कि उसका बेटा भी यही कर रहा है। तभी जिन्वू को गो का कॉल आता है और वो उसे बुलाता है। अब इससे पहले कि जिन्वू गो से मिले, हमें बताया जाता है कि यूएसए का एक नेशन लेवल हंटर यहाँ गो से मिलने आने वाला है। नेशन लेवल हंटर मतलब वो जो बाप लेवल के हैं और वो अकेले कंट्री को तबाह करने की औकात रखते हैं। जिन्वू फिर गो से मिलता है और उसे जेजू आइलैंड के बारे में सब बताता है। वो पूछता है कि हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। जिन्वू अपनी माँ के बारे में सोचता है और कुछ बोलता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। गो बोलता है, अच्छा वो कुछ समय में जेजू आइलैंड की रेड होने वाली है ना, तो जिम में हंटर्स वगैरह ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए वो फिर जिम की तरफ जाते हैं जहाँ यूनू के साथ एक और एस रैंक हंटर फाइट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है बेसिकली। या हम जापान के भी एस रैंक हंटर्स को देखते हैं। केरिया को तो जिन्वू को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बंदा बाकी सब लोगों से अलग है। इधर चाइन और रिपर्स गिल्ड का मास्टर भी इसे देखते हैं। खैर, ये लोग ना अपने और कोरिया के हंटर्स को कंपेयर करते हैं और तभी वह कोरिया की एक और गिल्ड का मास्टर आता है। इसका नाम पार्क है और ये ए रैंक का है, और ये उनकी बात सुन लेता है कि ये जापान के लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं। इनको तो भाई बहस ही हो जाती है कि ऐसे कैसे बोला बे। और ये लड़की जापान की ए रैंक हंटर है, वो कहती है आज साले तेरे को बताती हूँ मैं। अब इससे पहले कि इनका झगड़ा और बढ़े, ये दोनों आके इन्हें रोक देता है। कोटो फिर बोलता है कि क्यों ना एक चैलेंज रखे कोरिया और जापान के बीच। इस चैलेंज में ऐसा होगा कि जो कोई भी पहले दूसरे बंदे की कलाई पकड़ेगा या फिर उसके बैक को टच करेगा तो वो खेल से आउट हो जाएगा। खैर, अब कोरिया से ये 4 लोग आते हैं और जापान से ये 4। तो हाँ, इसमें कौन जीतेगा ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो फिर हाँ ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।